नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में तमाम देश की जनता से एक अपील की थी, और अपील ये कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग जहां भी हैं स्वच्छता के कार्यक्रम में आप हिस्सा लें। क्योंकि हम जानते हैं कि ठीक उसके अगले दिन 2 अक्टूबर को देश के जो महात्मा गांधी पूज्य पिता फादर ऑफ द नेशन उनका जन्मदिन है, तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनको अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि आप अपने आसपास स्वच्छता को जो है वो बनाए रखें। स्वच्छांजलि के तौर पर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। खासकर शहरी विकास की बात की जाए, शहरी विकास मंत्रालय की बात की जाए और शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो इस पूरे इलाके में और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर बीते वर्षों में क्या कुछ काम किए गए हैं, और इस अभियान में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर कोई इसमें साथ आए, तो ये मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इसमें आगे कदम उठाए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शहरी और आवासन कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग आइए और अपने अपने तरीके से स्वच्छता को लेकर जो काम है, जो अभियान है, महाअभियान है, उसमें आप शामिल हो जाइए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 की, जो पहली बार उन्होंने देश को संबोधित किया लाल किले से 15 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने उस समय कहा था कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो हम बापूजी को दे सकते हैं ऑन दी 150th बर्थ एनिवर्सरी, जो 2 अक्टूबर 2019 में मनाई जाएगी, कि भारत देश जो है एक ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए और स्वच्छता में के कदम हम बहुत तेजी से आगे ले जा सकें। देखिए क्या हुआ उस समय से। 2014 में जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला, तो हमारी जो वेस्ट प्रोसेसिंग है, वेस्ट प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो कूड़ा कचरा जनरेट होता है उसको कितनी प्रतिशत उसको हम साइंटिफिक तरीके से उसकी प्रोसेसिंग कर सके। 2014 में मुझे लगता है 15-16% से ज़्यादा नहीं होता था। जो स्टेट्स हमें जानकारी भेजती थी उन्होंने कहा 17%, पर मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ी सी पैडिंग होती है, क्योंकि हर एक स्टेट अपना जो आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भेजती है। तो मेरे हिसाब से 14-15% था। आज वो वेस्ट प्रोसेसिंग 76% तक पहुंच गई है, और बहुत जल्द ही हम 100% वेस्ट प्रोसेसिंग पर पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना कूड़ा कचरा प्रोड्यूस होता है, हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा रहेगी। देखिए, जो फिजिकल टारगेट्स होते हैं स्वच्छता के, अब कितने आपने शौचालय बनाए, अब सारे देश भर में मिला के देखें तो मुझे लगता है कोई 13 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। जो शहरी क्षेत्र में देखें तो हमारा जो टारगेट था उससे कई ज़्यादा इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स बन गए हैं। और अभी हमको यहां से चल के अगले लेवल तक जाना है, अपने शहरों को गार्बेज फ्री बनाना है, और उस रास्ते पे हम बड़ी तेजी, बड़ी गति के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम है 1 घंटे का स्वच्छता श्रमदान, मैं समझता हूं इसमें विशेषता यह है कि ये अलग अलग जगह में हमारे आम नागरिक, हमारे भाई बहन, देश की जो प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनालिटीज हैं, कुछ ऐसी एनजीओ, सिविल सोसाइटीज हैं, सब इसके साथ जुड़ेंगे। मुझे आज आपके कार्यक्रम में शामिल होने से पहले जो मैंने लेटेस्ट मुझे ब्रीफिंग आंकड़े मिला है, उसके हिसाब से
हमें लगता है कि हमें जिसके बारे सूचना मिली है वो कोई 8,10,000 अलग अलग स्थान पे, वेन्यूज पे ये स्वच्छता श्रमदान की ऑफरिंग की जाएगी। बीते 9 वर्षों में हमने देखा है, चाहे वो ग्रामीण इलाके की बात हो, शहरी इलाकों की बात हो, ये प्रधानमंत्री के 2014 में जो एक आह्वान किया तमाम देशवासियों से कि ये इसमें आप शामिल होइए, स्वच्छता को बनाए रखिए, अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखिए, ये अब न एक जन आंदोलन के तौर पर हो गया है, इसमें हर कोई शामिल हो रहा है। तो ये जो एक जन आंदोलन के तौर पर बीते 9 वर्षों में हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर ये सरकार का एक प्रोजेक्ट रह जाता तो मैं समझता हूं कि हमें इसमें उसका हमें वो परिणाम जो है वो नहीं मिलता। पर इसकी सफलता इसलिए हुई है कि एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम या सरकार का प्रोग्राम ये एक जन आंदोलन में चेंज हो गया। देखिए, अभी जो स्वच्छता का पखवाड़ा हमने जो चल रहा है, कल तक चलेगा, परसों तक, उसमें 31 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। अब देखिए, कोई भी साइंटिफिक तरीके से मैं आपको आज नहीं बता सकता हूं कितने लोग जुड़ेंगे हमसे। मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैंने बात की, ठाकुर जी जो सौलभ इंटरनेशनल के अब अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, हमारे यहां से हजारों लोग शौचालयों को सफाई में लगेंगे और कुछ लोग कहते हैं 50,000 लोग तो उन्हीं के होंगे। हम इसको एक श्रमदान के रूप में देख रहे हैं, जिसमें ये नहीं फ्लैश बल्ब्स, खूब सारी पब्लिसिटी नहीं, एक क्वाइट तरीके से लोग अपने दिल से ए प्लेस ऑफ देयर चॉइस वहां पे आके श्रमदान करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एक सरकारी प्रोग्राम तो ऑलरेडी जन आंदोलन बन गया था, पर इसको अगले लेवल पे ले जाके हम अपने शहरों को ODF+, गार्बेज फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ले जाके आने वाले समय में जो भी हमारे यहाँ कमियां रही हैं और यहाँ कमियां दूर करने के बाद भी वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट हायर लेवल। एक सर बात आती है खुले में शौच से मुक्ति को लेकर, आपने भी इसका जिक्र किया, ODF की बात की हुई, ODF+ की बात हो रही है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर किस तरह से हम उसको रोक लगा सकें। इन तमाम चीज़ों को बीते 9 वर्षों में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया और आने वाले दिनों में हमारे जो, चाहे वो शहरी इलाके हो, ग्रामीण इलाके हों, उन इलाकों में ODF+, सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पर आपका क्या विजन है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन चलाने, उस समय कई लोग थे कहते थे कि साहब अगर हम प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करेंगे तो क्या होगा। नहीं, आप देखिए, थोड़े ही समय में आप और हम भी बाजार जाते हैं कोई सब्जी खरीदने, तो प्लास्टिक की बैग अभी भी यूज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम हो गया, क्योंकि एकदम बैन नहीं लगा है, कि आप प्रोग्रेसिवली अपने टारगेट्स को रियलाइज करना चाहते हैं। पर जूट के बैग्स यूज हो रहे हैं, लोग लेके जाने लगे हैं। मैं जब ट्रैवल करता हूं और मुझे कुछ मान लीजिए अखबारें ले जानी है साथ में, आई हैव अ जूट बैग। और देखिए, अगर एक बारी जनता अपना मन बना ले तो स्वच्छता का जो आंदोलन है उसमें हमें सफलता मिलेगी। पर हम चैलेंज को, जो हमारे सामने समस्या है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इतना सिंगल यूज प्लास्टिक का दुरुपयोग हुआ है, मैं शब्द बड़े इस्तेमाल ध्यान से कर रहा हूं, कि हमारे जो ओशंस हैं, हमारे समुद्र हैं, उनमें इतना, जैसे जितना एक पूरे देश का साइज होता, इतना बड़े साइज में वो ओशंस में ये प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है, जिससे मरीन लाइफ को हानि पहुंचती है, बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हानि पहुंचती है, और इसमें जो टॉक्सिसिटी है। तो देखिए, देश के प्लैनेट को, ये सारी क्लाइमेट चेंज की जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, इस सब में अभी काम और भी बाकी है। ऐसे में सर, एक चुनौती जो मुझे समझ में आ रही है कि आने वाले सालों में, खासकर 2047 की बात जब होती है कि भारत एक विकसित देश बन जाएगा, ये संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन 2047 तक ये कहा जा रहा है कि जो शहरी आबादी है
वो अभी 46 करोड़ के आसपास है, वो लगभग 87-88 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाएगा। ऐसे में जो स्वच्छता है, शहरी स्वच्छता और साफ सुथरा रखने की चुनौती, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। 1947 में जब हमने एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कंट्री का रूप लिया, तो उस समय हमारी जनसंख्या कोई 35 करोड़ थी टोटल। उस 35 करोड़ जनसंख्या में कोई 17% हमारी शहरी आबादी थी। ज़्यादातर हमारे जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। आपने कुछ आंकड़ा लिया कितनी है इस समय उस थिंग, वो तो असली पता तो तभी लगेगा जब सेंसस आएगा जल्दी अगले 1-2 साल में, 2021 के। हाँ, वो सही बात है आपकी, पर आप ये मान के चलिए 2030 में, 2040 में ये हमारी जो अर्बन जनसंख्या है ये 60 करोड़ 80 करोड़ तक भी जा सकती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमें जो अर्बन इम्यूनिटीज़ हैं, स्वच्छता से लेके आवास, रेंटल हाउसिंग, अर्बन ट्रांसपोर्ट, सब पे ध्यान रखा। और मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि इस पर दबा के काम हो रहा है। मैं आपको अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक आंकड़ा दे दूँ। जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो ये मेट्रो सिस्टम की शुरुआत हुई थी। उस समय से मिलकर आज 860-870 किलोमीटर हमारे देश भर में मेट्रो सिस्टम है। आज हम दुनिया में 5वें स्थान पे हैं, पर हमारे यहाँ 980 किलोमीटर मेट्रो लाइन पे काम हो रहा है। और बहुत जल्दी जब ये कंप्लीट हो जाएगा काम, मैं अगले 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम दुनिया भर में, हमारे यहाँ भारत का मेट्रो सिस्टम विश्व भर में दूसरे स्थान पे होगा। चीन, भारत, उसके बाद अमेरिका। मुझे तो लगता है हम एक विकसित देश 2047 से पहले ही बन जाएंगे। उन्होंने अमृतकाल की बात की, अभी असेसमेंट है कि 2040 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है 25-26 ट्रिलियन डॉलर की होगी, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 7-8 गुना ज़्यादा होगा। तो आप मान लीजिए जब आपकी पॉपुलेशन की जीडीपी बढ़ जाए तो जो स्वच्छता की समस्याएं होती है वो भी नई किस्म की हो जाती हैं। ठीक है, वो फिर पर वो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग और बाकी जो हैं कई काम जो हुए हैं, मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से हुए हैं। और हमारे जो शहर हैं, अभी तो 100 स्मार्ट सिटीज़ की हम बात करते हैं, पर अगले राउंड में ये 2024 तक जून तक 100 शहरों पे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आगे ले जाएंगे तो आप देखिएगा ये डिजिटली देश भर में ऐसी योजनाएं चालू हो जाएंगी, और समस्याएं आएंगी पर उनका हल भी हम साथ साथ लेके आएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से।
आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। सर, वेस्ट प्रोसेसिंग की बात जब आती है तो हमने देखा कि अगर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की बात की जाए तो लगभग जब शुरुआत हुई थी इसकी तो 16% के आसपास थी। अब ये आंकड़ा 76% से भी ऊपर का चला गया है और आपने कहा कि इसको हमें 100% तक पहुंचाना है। क्या कुछ इसके लिए प्लानिंग और कैसे इसको आप आगे बढ़ाएंगे? कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूं कि आने वाले समय में 100% हो जाएगी, क्योंकि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। देखिए, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, हमें भी इनकरेज करा, पर लोगों को अब समझ आ गई है। इससे आप बाकी लाभ भी उठा सकते हैं। अब जैसे पराली की बात बताऊं मैं आपके, वेस्ट के पहले पराली जलाई जाती थी। अभी मेरी दूसरा मंत्रालय जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उसमें हमने सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट बनाया है पानीपत में, जिससे पराली से हम एथेनॉल बना रहे हैं और थर्ड जनरेशन में तो गैसेस से बनाएंगे। तो ये सब जो वेस्ट प्रोसेसिंग है, इसकी साइंटिफिक यूजेज, उस पर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ऐसे में सर एक सवाल आता है, राज्य सरकारें जो हैं उनका इस पूरे मिशन में स्वच्छता को लेकर जो भी बहुत सारे प्रोसेस काम चल रहे हैं, इसमें आप राज्य सरकारों का रोल किस तरह से देखते हैं? वो किस तरह का एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? जब हमने एक टारगेट सेट किया कि सारा देश ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा, तो एक स्टेट रह गई पीछे। क्यों रह गई? क्योंकि उनके यहाँ कुछ अर्बन लोकल बॉडीज थे, उन्होंने उतने कमिटमेंट नहीं दिखाई। पर अब मैं समझता हूँ सब स्टेट्स एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, सब स्टेट ओडीएफ पर पहुंच गए। पर इसमें थोड़ी सावधान होने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जो ओडीएफ स्टेटस ये परमानेंटली नहीं दिया जाता और ये सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं नहीं उठ के कह सकता कि मेरा इलाका ओडीएफ है ना, ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है। और कई जगह मैंने देखा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैंने कहा है कि कई ऐसी जगह हैं, हम देख रहे हैं कि ओडीएफ का स्टेटस लेने के बाद थोड़ी लापरवाही दिखी, फिर हमें हैंड होल्डिंग करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि इसमें आगे चल के अगर हमें नेमिंग एंड शेमिंग भी करनी पड़े, नेमिंग एंड शेमिंग का मतलब यह है कि भाई कुछ लोग इसमें पीछे हो गए हैं तो वो भी करने की जरूरत होगी। अभी तक वो नौबत नहीं आई है, पर मैं नहीं कह रहा कि हमें करने पड़े, हमारी जगह जो भी होगा, क्योंकि स्वच्छता एक इतनी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हेल्थ के लिए। अब देखिए, जो स्वच्छता हमारा सर्वेक्षण होता है, उसमें हमारे कितने 4,800 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज है, सब उसमें हिस्सा लेते हैं। अब कई ऐसे शहर हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, हमेशा प्रथम स्थान पे आते हैं। क्या रिजल्ट है वहां पे? लैंड वैल्यूज गो अप। बच्चों में खैर बहुत ज़्यादा इसको मैं इफेक्ट देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वो खुद तो साफ सफाई रख ही रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी और अपने आसपास के लोगों को भी वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपने ये गलत किया है तो इसको आप उठाइए, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकिए। बच्चों में भी ये जागरूकता हो गई है इसको लेकर? बच्चों में तो बहुत ज़बरदस्त जागरूकता है, पर अब एरियाज में हो गई है। अब मैं 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में था इंदौर में, जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक कोई बिजनेसमैन आए, तो उन्होंने इंदौर हवाई अड्डे से एक टैक्सी ली और टैक्सी में बैठे तो उन्होंने कुछ खा रहे थे, तो रैपर जो है विंडो खोल के उन्होंने बाहर फेंका। वो टैक्सी ड्राइवर ने रोकी वहाँ पे, हवा के कारण वो जो रैपर है वो कुछ देर तक है, पर वो जब तक उसको पकड़ के लाया नहीं, वापस नहीं। तो इसमें एक लेसन है
एक लेसन ये है कि अब ये आप मान के चलिए, आप गिराया किसी ने भी हो, पर अगर आप में ये कॉन्शियसनेस है तो आप झुक के उसको उठा लेंगे। अब कल का जो कार्यक्रम है उसमें आप देखेंगे कि देश की सबसे बड़ी लीडरशिप, देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार, रिलीजियस संस्थाएं, उनके जो नोन चेहरे हैं वो सब झाड़ू अगर लगाने के स्वच्छता में है तो एक नई डिग्निटी आती है इस चीज से। प्रधानमंत्री खुद ही आके देखिए झाड़ू पकड़ के वो लगा रहे हैं, कितना बड़ा मैसेज इससे। देखिए 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार ये शुरू किया, बाय पर्सनल एग्जाम्पल, मैं पर्सनल एग्जाम्पल, आप अपने घर के अंदर जो मर्जी करिए, पर्सनल एग्जाम्पल पब्लिक में उन्होंने जो किया उसका क्या इफेक्ट हुआ, वो इमेज अभी भी आपके 9 साल हो गए हैं, आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश है। और मैं ये जो आपको उदाहरण बता रहा था, इसमें एक और भी चीज़ है। एक तो जो टैक्सी ड्राइवर था, उबर ड्राइवर था, उसका वो है, तो मैं हमें एक और चीज़ जोड़नी चाहिए इसके साथ, उसका मीटर रनिंग था, और जिसने ये काम किया उसको ये भी पता लगेगा देयर इज अ कॉस्ट टू इट। देखिए लिटरिंग जो एक चीज़ है, आप बाहर में जाइए किसी जगह, नो लिटरिंग, और कई तो ऐसे देश हैं जहाँ पे फाइन लगता था इस पे। हम चलिए उस नौबत पे नहीं पहुँचे हैं, पर अगर कोई बेशर्मी के साथ ये करेगा तो मैं समझता हूँ कि फाइन भी लगाना पड़े। पर हम, मुझे लगता है कि हमारे बहन भाई जो, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बिहेवियर चेंज हो गया है। सर आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपके मंत्रालय की तरफ से और ये जो पूरा अभियान है, मेगा अभियान, क्या भविष्य देखते हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी इम्पोर्टेंट योजना के साथ हम सबको ये जुड़ने का मौका मिला। और देखिए जो न्यू इंडिया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है न्यू इंडिया और एक विकसित देश बनने में, ये बहुत फंडामेंटल है। अगर आप समझें कि हम टेक्निकल जितनी भी प्रोग्रेस कर लें, बाकी कर लें, और स्वच्छता ना हो, तो मैं समझता हूँ सब अंडरमाइन हो जाएगा। तो मैं लोगों को, मैं तो अपनी तरफ से तो हम तो इनकरेजमेंट, धन्यवाद, और कल का जो कार्यक्रम है आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जितनी बड़ी संख्या में हम इसके साथ जुड़ें, और मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटा देना, इसके लिए इससे और कोई ज़्यादा नोबल काम नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ कि जब प्रधानमंत्री की इस अपील की कि आप 1 तारीख, 1 घंटा और एक साथ मिलकर इस बहुत ही महाअभियान में आप शामिल हों और देश को स्वच्छ बनाएं, इस अपील के बाद हम सभी ये उम्मीद करें कि लोग आएंगे, इसमें शामिल होंगे और देश को स्वच्छ भारत के तौर पर स्थापित करने में हम सभी कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। इसके साथ ही इस बहुत ही खास कार्यक्रम में बस इतना ही मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।